गुड आफ्टरनून अवतार जी। अबाउट गुड आईएएस आफ्टरनून। के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। हमारे साथ अमित सर हैं जो कि आपका इंटरव्यू लेंगे। यस सर, ओके प्रोसीड कीजिए आप। अपने बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। सर, मैंने मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय मथुरा से करी है। उसके बाद मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। सर, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में हूँ। ये यूपी पीसीएस में मेरा फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू है। मेरी हॉबीज़ हैं सर कुकिंग और टेनिस देखना। ओके, बीटेक कहाँ से किया आपने? सर, जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ओके ओके, किस ब्रांच पे किया आपने इंजीनियरिंग? सर, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग। कौन से बैच में, किस साल में? सर, 2017 बैच। तो आप उसके बाद से अभी कुछ कर रहे हैं और कुछ, या फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर, मैं पिछले 1.5 साल से मथुरा का एक लोकल इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं जनरल स्टडीज़ की क्लासेस लेता हूँ और बच्चों को ट्यूशन्स देता हूँ और साथ में सर अपनी प्रिपरेशन करता हूँ। ओके, चलिए। तो आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है और जो यहाँ की सिविल सर्विस में रिक्वायरमेंट है, तो क्या कोई खास वजह है या कुछ खास पर्पस फुल करेगा यहाँ पे सर्विस, जो सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट में कैसे हेल्प होगा? सर, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारी गवर्नेंस को डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो सर, मेरी टेक्निकल नॉलेज जो सर कंप्यूटर साइंस की थी, वो काफ़ी मदद करेगी हमारे ई गवर्नेंस सिस्टम ऑफ टेक्निकल इनोवेशन जो हम सर आज के टाइम में अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की प्रयास में हैं। डिजिटल गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? सर, डिजिटल गवर्नेंस सर, जितने भी हमारी गवर्नेंस के प्रोसेस हैं सर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको डिजिटाइजेशन करना, जिससे सर एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी रहे। सर, फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जो डिलीवरी सर्विसेज की होती है, उसका एक ट्रैक एंड मॉनिटरिंग रखें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर, जिससे एफिशिएंट वे में सर्विसेज की डिलीवरी वेलफेयर सेक्शन तक हो सके। Okay. अच्छा, ये ओपन एआई क्या है? जो ओपन एआई ने एक साल पहले जब अपना कोई मॉडल लॉन्च किया, तो क्या चीज़ थी वो? सर, ओपन एआई ने सर अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर मॉडल किया था, जिस पर जितनी भी सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म्स हैं एआई रिलेटेड, जो लोग एक्सेस कर सकते हैं। और अभी फिर उसके बाद अभी एक और कंपनी ने कुछ लॉन्च किया है, कुछ पता है आपको उस बारे में, कुछ इस तरीके का? एंथ्रोपिक। सर, सॉरी सर, उसका आइडिया नहीं है। आपने, अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप नॉलेज में हैं? यस सर। एंथ्रोपिक का नाम नहीं सुना आपने कुछ? सर, थोड़ा मैं रिकॉल टाइम नहीं लीजिए, कर पा। सोचिए इस बारे में। ओके, चलिए कोई बात नहीं। लार्ज लार्ज एक होती है, लैंग्वेज होती है ना आपकी, जो यस सर। मशीन लैंग्वेज होती है, एलएलएम मॉडल होता है कुछ। यस सर। सर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है सर मशीन लर्निंग का, जिस पे सर हमारी जितनी भी ये सर हमारे सर टेक्स्ट या फिर हमारे सर मैसेजेस वगैरह होते हैं, उनको हम डिकोड करके प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में सर। उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी हो जाते हैं। सर, ये पर्पस क्या है, यूज क्या होता है, कैसे काम करता है? एक कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाला अगर है, आप उसको कैसे बताएंगे एक लेमन लैंग्वेज में? सर, जैसे हमारे सर स्पीच से सर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सर, या फिर हमारी कोई भी इमेज वगैरह होती है, उसको टेक्स्ट में हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ में सर। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जितनी भी हमारे वेराइटीज़ ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं सर, उनका यूटिलाइजेशन करना। ओके, ठीक है। अभी हाईवे पर आप जाते हैं तो टोल टैक्स लगता है। टोल यस सर। टैक्स लगता ही रहता है, क्या ये बात सही है? कि मेरे ख्याल से होता है कि कुछ साल के बाद वो हट जाना चाहिए, ऐसी बात चली थी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है?
क्योंकि आप सब चीज़ों पर टैक्स देते हैं। आप अगर इनकम कर रहे हैं तो भी टैक्स देते हैं, आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो भी आप टैक्स देते हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं तो भी टैक्स दे रहे हैं, और जब आपने गाड़ी खरीदी तब आपने रोड टैक्स दे दिया। तो उसके बाद भी गवर्नमेंट फिर टैक्स लेती है एक्सप्रेस वे चलने के लिए, क्या वो वैलिड है? इसका कोई रीजनिंग सही है आपके हिसाब से? क्या आपकी राय है? सर एक्चुअली सर ये जो टोल टैक्स का प्रोसेस है, हम जितने भी हाईवे वगैरह को एक्सेस करते हैं सर, सर्विसेज वगैरह को यूज़ करते हैं, तो सर हमारे स्टेट के रेवेन्यू के लिए एक बहुत बड़ा हमारा अंग माना जाता है। सर जैसे अगर हम यमुना एक्सप्रेस वे पे यूज़ करें तो सर एक तो कुछ हमारे एक्सप्रेस वे पीपीपी मॉडल पर होते हैं, तो सर उनका कुछ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड सर जहाँ तक बात रहती है इसको कंटिन्यू रखना, सर क्योंकि ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू का पार्ट है, सर वो सर्विसेज किसी ना किसी फॉर्म में सब हम पब्लिक को दी जाती हैं। तो सर एक फॉर्म में देखा जाए तो सर इसकी कंटिन्यूटी भी ठीक है सर, बिकॉज कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए ही। लेकिन हम भी तो टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, आप अपना इनकम टैक्स देते हैं, अगर कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, पेट्रोल खरीद रहे हो तो भी टैक्स दे रहे हो। और उस टैक्स का क्या है? उस टैक्स के तो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, फिर उस पर फिर हम टैक्स देते हैं। सर ये जितना भी सर टैक्सेशन सिस्टम है सर, वो रेवेन्यू का पार्ट है। तो सर हम जितनी भी सर्विसेज यूज़ करते हैं सर, वो उसका सर हमें कहीं ना कहीं सर जैसे हम किसी शॉप पर भी जाते हैं तो कोई भी सर्विस लेते हैं तो सर हम उसको पे करते हैं सर, ऐसे ही ये टोल टैक्स हो या फिर सर्विस टैक्स जो हम कार वगैरह खरीदते हैं उस टाइम पे दिया जाता है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, इंडिया में जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो गवर्नमेंट के हैंड में है, ठीक है? मेनली यस जो सर। भी कंपनी, मेजोरिटली जो है वो गवर्नमेंट के हैंड में है, इसरो वो काम देखते हैं उसमें। लेकिन यूएस में प्राइवेट कंपनियां भी आगे बढ़ रही हैं, तो क्या स्पेस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में प्राइवेट फर्म्स का आना वैलिड है, या फिर उस पर रोक लगानी चाहिए? अ, सर जैसे पिछले समय में हमने देखा है अपने इंडिया में एआई फर्म है दिगंतरा, उन्होंने बोला कि स्पेस में काफ़ी डेब्रीज वगैरह हैं एक्सप्लोरेशन के लिए। तो सर जब प्राइवेट फर्म का हम किसी भी स्ट्रेटेजिक या क्रिटिकल सेक्टर में हम लाते हैं तो सर उससे एक तो सर गवर्नमेंट के पार्ट पर जो फंडिंग का इशू थोड़ा बर्डन कम होता है, इन्वेस्टमेंट आती है सर, एक हम जो सारी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट पर होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और सर एक साइलोज में काम हो जाता है कि सर थोड़ी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ भी आ जाते हैं। तो सर टेक्नोलॉजी के टर्म में अगर हम प्राइवेट का हम पार्टिसिपेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में लाएं तो सर इससे एफिशिएंसी ही बढ़ेगी। तो ये चीज़ पहले जब थी, 30 साल 40 साल पहले जब चल रहा था स्पेस एक्सप्लोरेशन, उस समय किसी ने लागू क्यों नहीं करी? अब क्यों कर रहे हैं? सर कुछ चीज़ें सर टाइम और सर्कमस्टांसिस पर भी डिपेंड करती हैं। सर अभी के टाइम में सर प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी पार्टिसिपेशन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। उस टाइम पर हम स्पेस या इन सब सेक्टर को सर गवर्नमेंट की मोनोपोली में लाते थे, तो सारा बर्डन गवर्नमेंट देखता था। एंड सर विद टाइम टेक्नोलॉजी काफ़ी इवॉल्व कर रही है, तो सर इनोवेटिव आइडिया ही जो है सर कुछ सर ये कि डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ भी डिफरेंट व्यू पॉइंट के साथ मिल जाते हैं। ओके। ये आप ये बताइए, अभी गवर्नमेंट सेक्टर फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए क्या कर रही है? सर फिजिकली या दिव्यांग जन हैं उनके लिए सर गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। सर सबसे पहला मंथली उनको पेंशन वगैरह दिया जाता है। सेकंड सर जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें उनको रिजर्वेशन स्पेसिफिकली दिया गया है। सर एक रैंप स्कीम चलाई गई है जिसके तहत उनको सर जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह है, ऑफिसेज हैं, जहाँ उनके लिए जितनी भी सर हमारी व्हील चेयर वगैरह होती हैं उसकी फैसिलिटी दी गई है, जिससे उनका आने जाने में सर परेशानी ना हो। कोई स्पेसिफिक स्कीम्स वगैरह? सर नेशनल सोशल असिस्टेंस के थ्रू सर वही इनको सर पर मंथ
कुछ सर 1,000 से लेकर सर 1,500 रुपये की सर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सर रैम्प स्कीम के तहत उनको जितनी भी सर हमारे जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं ये सब की फैसिलिटी दी जाती है। सर सुगम्य भारत एक अभियान चलाया गया था जिसमें भी उनको ये सारे असिस्टेंस दिए जाते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, आप ये बताइए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके क्या क्या फीचर्स थे? सर इंडस वैली सिविलाइजेशन में सर सबसे पहले सर नेचर वर्शिप दिखाया गया था कि जिसका सर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंस देख सकते हैं। सर वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट जो थे वो बहुत अच्छे से था। सर हाइजीन एंड सैनिटेशन की देखा जाता है क्योंकि सर वहाँ की जो नालियाँ थी वो कवर्ड रखते थे सर जिससे जो भी हमारे माइक्रोबैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो हमारे घर में ना आए। एंड सर जो रोड का स्ट्रक्चर था वो ग्रिड पैटर्न में था। एंड सर ग्रीनरीज वगैरह थी जिसमें जो स्टोरेज वगैरह होता था फूड वगैरह का। एंड सर नेचर एंड सर वहाँ पर कोई टेम्पल वगैरह नहीं था तो सर उससे ही पता चलता है कि लोग नेचर की वर्शिप करते थे स्पेसिफिकली किसी टेम्पल वगैरह का नहीं दिखाते थे। सर यही। ओके, चलिए, ठीक है। आप ये बताइए कि जब 1857 की जब लड़ाई हुई थी, 1857 की लड़ाई में, यस तो सर। उस समय मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर थे। यस सर। तो उनको हेड बना दिया गया था, इसका क्या सिग्निफिकेंस था? सर जब मेरठ से जब ये सर म्यूटिनी शुरू हुई थी 1857 में। और सर जब मेरठ के सिपाही दिल्ली आए थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को एम्परर घोषित किया था। सर इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये था कि आज भी सर उस प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम मुगल को एक एम्परर या यूनिटी के फॉर्म में देखते थे। और सर दूसरा कि एक जो थे सर एम्परर जिन्होंने इतने सालों तक भारत पर राज किया उनके अ, अंतर में आकर देश को फिर से एकता की सूत्र में पिरोया जा सकता था। ओके, चलिए, आप स्पिरिचुअल हैं? यस सर। स्पिरिचुअल हैं आप? स्पिरिचुअल भगवान जी को मानते हैं आप? यस सर। तो आज कौन सा त्यौहार है? सर महाशिवरात्रि है। क्यों मनाते हैं? सर अकॉर्डिंग टू वेदास आज के दिन माता पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ था जो माता पार्वती इतने समय से उनके लिए तपस्या कर रही थी। अच्छा, आपने ज्योतिर्लिंग सुने होंगे। यस सर। कितने ज्योतिर्लिंग हैं, कौन कौन? सर इंडिया में सर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सर सोमनाथ, वैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, वैद्यनाथ, सॉरी विश्वनाथ, रामेश्वरम, अ, सर भीमशंकर और ओमकारेश्वर। सर अभी इतनी रिकॉल कर पा रहा हूँ। आपके हिसाब से कितने हुए टोटल ये? सर 8 हो गए सर। ओके, चलिए, ठीक है। और ये बताइए कि अभी स्पीकर को इम्पीचमेंट के लिए हटाने के लिए मोशन चल रहा है, इम्पीचमेंट नहीं, हटाने के लिए चल यस रहा है, सर। पता है आपको? यस सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर में आती है ये पावर? सर आर्टिकल 94 में मेंशन है कि लोकसभा के स्पीकर को लोकसभा के मेंबर मोशन पास करके हटा सकते हैं। ओके, चलिए, ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर होता है। अब आप बताइए, आपको कुछ डाउट, कुछ चीज़ पूछनी हो तो बता सकते, पूछ सकते हैं। सर एक तो सर मैं वो भूल गया था सर एंथ्रो एआई वाला सर मुझे रिकॉल नहीं हुआ था। और हाँ हाँ, सर एक चीज इन केस वो गैप का पूछे तो सर जस्टिफाई कैसे करना मतलब सर जो सच था वो तो मैंने आपको बताया क्योंकि सर ठीक आफ्टर है। आप 2017। देखो, मैं बताता हूँ। और अच्छा, ठीक है, और क्या, और कुछ पूछना है आपको? मैं फिर एक साथ सर जवाब दूंगा। सर बस यही था।
देखिए आपने 2017 में बीटेक फिनिश किया ना आपने? यस सर। ओके, उसके बाद आपने अभी 2024 हो गया है ना? यस सर। ठीक है। देखो ऐसा है, पहली बात उसके चांसेस बहुत कम है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछने के। लेकिन अगर ठीक है सर। लेकिन अगर फिर भी होता है तो आप उनको यही बताइएगा कि 2017 में मैंने करा, फिर उसके बाद मैंने कुछ क्या कहते हैं, आपने कहीं जॉब वॉब भी नहीं करा कहीं कुछ भी? सर एक्चुअली रियल में हुआ ये था कि जिस कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ था सर, उन लोगों ने ज्वाइनिंग अप्रैल 2018 में दी थी। सर ओके। इतने में प्रिपरेशन में लग गया था। देन आई थॉट कि जहाँ सर मेरा प्लेसमेंट 2016 के अगस्त में हो गया था, ऑलमोस्ट 2 साल बाद वो लोग ज्वाइनिंग दे रहे थे। देन आई थॉट कि जब ये लोग 2 साल का टाइम ज्वाइनिंग में लगा दिया तो सर पता नहीं क्या होगा। तो देन मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, तो सर फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। सर फिर कोविड टाइम हम्म। में मेरा यूपीएससी का 2020 का prelims हुई थी, तो उससे पहले मैं 3-4 महीने पहले मैं एक फर्म में ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करने लग गया। प्रीलिम्स के बाद फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन शुरू करी, तो सर 3 महीने बाद वो भी मैंने छोड़ दिया था। तो हम्म। सर फिर मैंने सर इंस्टीट्यूट मथुरा का है एस एस आई एस करके, सर उसमें पिछले 1.5 साल से फिर मैं पढ़ाने लग गया था। ठीक है, तो कोई नहीं, तो आप अपना ये लिख दीजिएगा कि आपको दो हज़ार आपकी प्लेसमेंट 2016 में हुई थी, बट उन्होंने 2018 में कॉल किया। ठीक है। यस। फिर आपको लेकिन जब तक आप थोड़ी प्रिपरेशन कर चुके थे, फिर उसके बाद आपने ज्वाइन उसको नहीं करा, जो भी आपका रीजन था कि वो आप कुछ भी वो थोड़ा सा देखो, वैसे ना इसमें बोलना पड़ेगा। जो आपने ऑनलाइन जो एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, तो आप उसमें बोल दीजिए मैंने ऑनलाइन फिर मैंने काम करने लगा, इन बिटवीन मेरे को टाइम मिलता रहा और मैं अपनी तैयारी करता रहा और फिर मुझे अच्छा भी लगा। और अभी मैं फिर आपके सामने हूँ, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे बढ़िया बेहतर कि मैं अपने घर में अपना कोचिंग भी कर सकूँ, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो जाएगी और मेरा पढ़ाई भी होती रहेगी। बिकॉज उसमें आप रिवाइज ही कर रहे हो, अगर एज ए फैकल्टी आप कहीं पढ़ा रहे हो, रिवाइज ही कर रहे हो ना। तो फिर मैंने यस आई सर। स्विच टू, फिर मैं उस तरफ चला गया, मैं ये करने लगा, अब मैं आपके सामने हूँ। देखो झूठ नहीं बोलना है, सर वही। थोड़ा सा दाएं बाएं करना है ना। क्योंकि आप या तो बहुत ठीक। अच्छे से तैयार करके जाओ, सारे क्रॉस तैयार कर लो, उस हिसाब से आप पकड़े जा सकते हो, पकड़े जाने में ज़्यादा दिक्कत है। सर वही। ठीक है। सर एक्चुअली मेरे आप एक जो हो। नोन मतलब मेरे के फ्रेंड हैं, उनके दामाद एसडीएम है, तो उन सर ने भी मुझे ये बोला था कि वहाँ पे कुछ झूठ नहीं बोलना, बिकॉज वो आपके फेस से रीड कर लेते हैं। तो सर हाँ इसीलिए हाँ मैंने सोचा सर जो भी होगा ऑनेस्ट होके वही बताऊं। हाँ। नहीं, आप तो बिल्कुल, आप जो आपके साथ हुआ है, जैसा जैसा रहा वैसा बोलिए। थोड़ा बहुत आप 3 महीने की जगह काम करा, आप 6 महीने काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे ठीक है बात को? सर। ठीक तो है उतना चीज़ें हो सकती हैं, 1.5 साल से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो 2 साल तक पढ़ा रहे हैं, है ना? सर। ठीक। तो इतनी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पूरा बोलोगे नहीं मैंने ऐसे करा वैसे करा, तो वो गलत है। क्योंकि आप 17 से हैं, 17 से आज की डेट में, हालांकि ये 24 वाला एग्ज़ाम है। ठीक है। यस तो सर। 4 3 7 साल हो गए हैं, 7 साल का गैप काफ़ी होता है। और तो इसमें आप बोल सकते हैं कि जी ऐसा ऐसा था, और फिर मैंने वहाँ प्लेसमेंट हुआ, मैंने थोड़ा दिन वहाँ करा या नहीं करा। जब मैं इन बिटवीन में तैयारी करने लगा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंस भी था बीच में। फिर मैं इसी में लग गया, फिर मैं ही करने लगा, और क्या। क्योंकि अगर गलत बोला ना, कि वो ये बोल सकते हैं हाँ जी, आपको ऐसा नहीं लगेगा आपने काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया आपका, तो बोला हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि टाइम लग गया, बट वेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है उसके अंदर। मैंने यस कुछ सर। पढ़ाई करी है, और मैं अभी भी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हूँ ही। ठीक है ना। ये मैटर नहीं यस सर। करता कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ या ये मैं हूँ, लेकिन अभी भी मैं कुछ कर ही रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं है, आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ माई फैमिली ऑल्सो। ठीक है। ठीक है इस तरीके से बोल रहे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए। मुझे ऐसा लगा कि आप थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, और बीच में कैजुअल हो सर। जा रहे थे आप, वगैरह वगैरह। हैं? सर शायद नेटवर्क का वो रहा होगा, मतलब शायद हो सकता हो है। सक हो सकता है, मेरे को लगा, लेकिन थोड़ा सा अपने स्माइलिंग फेस रखो ना अपना।
जोश से, थोड़ा सा जोश भी दिखाओ बीच बीच में। और आप बीच में वगैरह वगैरह बोल रहे थे कि ऐसा हुआ फिर वगैरह वगैरह, तो ये बोर्ड में आपको नहीं बोलना है, ठीक है? ठीक है। जैसे कि भाई मैं वहाँ गया उसका वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे नहीं करना। मुझे किसी ने बोला था कि हिंदी के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करने, तो सर वो वर्ड्स निकल नहीं पाते, तो सर फिर मैं वही वगैरह यूज़ कर देता हूँ। तो सर मतलब अगर कुछ टर्म्स इंग्लिश के यूज़ करें तो सर इशू तो नहीं है ना? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बोला जाए कि आप चाय पियेंगे और क्या लेंगे, तो चाय ले लो, या वगैरह और कुछ वगैरह, चाय या वगैरह और कुछ हो। तो वो घर में यार दोस्तों में सही है, बट बोर्ड यस में सर। सही नहीं है कि सर ये चीज़ें हैं, बस इतना इतना मुझे पता है। ये वगैरह मतलब जाना वगैरह, ये मतलब सही, ये मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है। और आप अगर कंप्यूटर सर इंजीनियर हैं तो आपको एंथ्रोपिक एआई के, एंथ्रोपिक के बारे में पता होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और क्योंकि आपको न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे हैं, और ये न्यूज़ में भी काफ़ी मैटर आया है ये वाला, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ठीक है जी, हैं। ठीक है सर। ओके, गुड लक। सर थैंक यू।